कोरोना महामारी और बीमारी से आम इंसान दो दो हाथ कर रहा है। उसे लगता है कि जी हां, कोरोना बीमारी के चलते जीवन का लॉकडाउन हो गया, परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, कारोबार बंद हो सकते हैं। ऐसे में चुनावी रैलियों पर क्यों प्रतिबंध नहीं? इसी बात को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे कुंभ और बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कोरोना काल में कुंभ में जुटने वाली भीड़ को लेकर सवाल उठने लगे तो इस पर पीएम मोदी का ट्वीट आया। पीएम मोदी ने भी आज ट्वीट कर कहा कि अब कुंभ को सांकेतिक रखे जाने का वक्त आ चुका है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इसलिए इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद अब जूना अखाड़ा के प्रमुख महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की और पीएम मोदी की इस अपील को अपना समर्थन दिया। वहीं कुछ संत कुंभ को बंद करने के खिलाफ हैं। जूना अखाड़े के श्रीमंत का कहना है कि कुंभ 26 मई तक चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के। उन्होंने पूछा कि संतों का कैसा स्वास्थ्य है, किस प्रकार के उनके हालचाल हैं, सभी अखाड़ों में किस तरह की दिनचर्या है। तो मैंने कहा प्राय सभी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। बाहर से भारी मात्रा में लोग आए, हो सकता है, संभव है कि वहाँ से कुछ संक्रमित होकर आए हों, लेकिन हमारे यहाँ से कोरोना नहीं फैला है। पर इस स्नान की भी कोई समाप्ति की घोषणा नहीं की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। बीमार है वो जाए, वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। किसी भी प्रकार का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मानेंगे। कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे। हम जो इंजेक्शन है वो भी लगवाएंगे, अपने इंजेक्शन को भी लगवाएंगे, दवाई भी लेंगे। और हमारे संत महात्मा को, सभी जूना अखाड़े के जो महात्मा है पूरे हरिद्वार के अंदर में, उनको बोल दिया गया अपने आश्रम में 1, 2, 5, 10 कमरे दो। हमारा कोई कोरोना बीमार होता है तो हम वहां जो शिफ्ट कर देंगे उसको और वहां पर रखेंगे। परंतु कुंभ मेला हम करेंगे और 4 स्नान हम लोग करने वाले हैं। आप ये 2 संतों को सुन रहे थे। जी हाँ, जीवन जीने की राह दिखाने वाले संत महंत अब ये कह रहे हैं कि जी हाँ, आए, कम संख्या में आए, यहाँ तो जिए कैसे का प्रश्न है। संत कह रहे हैं आए लेकिन आप कम संख्या में आए। और श्री महंत को हम सुन रहे थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया एक दिन तो मरना है लेकिन परंपरा जारी रहनी चाहिए। जी हाँ, राह दिखाने वाले संत। वहीं इस मामले पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि कुंभ से वापस आए लोगों से कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें मुंबई में ही क्वारंटीन किया जाएगा। लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। इसीलिए पंतप्रधान सम्मानीय मोदी सर ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, बंद होना चाहिए। लेकिन अभी बंद होने से हम बच नहीं सकते।
अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। जी, आप मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर को सुन रहे थे, जो कह रही हैं जो हरिद्वार से आएगा वो प्रसाद रूप में कोरोना लेकर आएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बंगाल में कोरोना से एक और प्रत्याशी की मौत हो गई है। आरएसपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार की कोरोना से मौत। जंगीपुरा सीट से उम्मीदवार थे प्रदीप कुमार नंदी। इस वक्त की बड़ी खबर, जंगीपुरा सीट से उम्मीदवार थे प्रदीप कुमार नंदी। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में कोरोना से एक और प्रत्याशी की मौत। इसके पहले कांग्रेस के प्रत्याशी की मौत की खबर थी। इस वक्त की बड़ी खबर, सवाल कुंभ को लेकर ही नहीं है, सवाल बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर भी है। देश में जहां एक तरफ महामारी तेज रफ्तार से फैल रही है तो दूसरी तरफ नेता रैली कर रहे हैं और इस रैली में जुट रही है लाखों लोगों की भीड़। नेताओं की रैलियों की दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे इन रैलियों में लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है शायद इन लोगों को नहीं पता। ऐसे में सवाल ये, जब कोरोना देश के सामने दानव की तरह खड़ा है तो नेता चुनावी रैलियों पर ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे? क्यों रैलियों में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है? क्या वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार नहीं हो सकता? ये दो सवाल सामने खड़े होते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें, जी हां, कुंभ और कुंभ के साथ साथ चुनावी रैली। यही एक आम इंसान के मन में सवाल चल रहा है कि एक तरफ अगर वो कार में अकेला बैठा मिलता है, मास्क नहीं लगाता है तो 1000 रुपए का जुर्माना होता है। वहीं कुंभ में लाखों लोग जुटते हैं, बगैर मास्क और दूरी के वो सारी चीजें और परंपराएं चलती हैं, कुछ नहीं होता। दूसरा पब्लिक रैली यानी कि चुनावी रैली और रोड शो में भी आप देख सकते हैं कि सारी धज्जियां उड़ाई जाती हैं कोरोना नियम की। ऐसे में आखिर ये दो तरफा रवैया कैसे? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक हमारे साथ हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता प्रवक्ता किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती और हमारे साथ अनुज अत्रे। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा और झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। और आप सारी बातों को समेटकर आखिर जनता का ज्ञानवर्धन करने के लिए कि कोरोना से कैसे दो हाथ करें, इसका ज्ञान देंगी हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो कि इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ कोरोना काल में लगातार पिछले साल से लोगों के बीच जाकर लोगों को जन जागरूक करने का आप अभियान चला रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विश्वास पाठक जी, आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि कुंभ से जो खबरें आ रही हैं कोरोना पॉजिटिव होने की, और अलग अलग शहरों में जब कुंभ से लोग लौटेंगे, श्रद्धालु लौटेंगे, तो ऐसे में शिवसेना की महापौर मुंबई की, उन्होंने भी कह दिया कि प्रसाद रूप में कोरोना ही प्रसाद बटेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा इसे सांकेतिक प्रतीकात्मक कर देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की रैली नहीं रोक रहे। देखिए महेश जी, कोरोना ने एक महाभयंकर रूप धारण किया हुआ है और उसको निपटने के लिए अभी हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो अभी अपील किया है, उसके कारण कुंभ मेले में जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें जरूर कमी आएगी और लोग उनको फॉलो करेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। अभी हमें हमारे पैनलिस्ट जरूर ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं कहा, या बंगाल में जैसा आपने पूछा कि बंगाल में रैलियों में आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। देखिए, लॉकडाउन हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी एक बार अनुभव किया है। आज के तारीख में हम वापस लॉकडाउन लगाए हैं क्या, लगाए नहीं है, लगा सकते हैं कि शायद नहीं लगा सकते हैं। तो विदाउट लॉकडाउन जो चीजें हम कर सकते हैं उसका करने का प्रयास चल रहा है। जहां तक चुनाव का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने पहले चुनाव का डिक्लेरेशन किया था, जब कोरोना का संकट, महामारी का संकट थोड़ा कम हो गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि 3 महीने के बाद में ऐसा प्रयास होगा। तो रूल ऑफ द गेम तो पहले ही लेट डाउन हो गए थे, वो तैयार हो गए थे। अब वो रूल्स अगर चेंज करने हैं तो सभी पक्ष के पार्टियों के लोग इकट्ठा आ सकते हैं। हम बचे हुए जो 3 फेजेस है उसमें कह सकते हैं कि भाई चुनाव रैलियां मत करो, जो भी है हम कर सकते हैं।
जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आस्था और श्रद्धा का विषय है, 12 साल में एक बार आता है, और अभी ये जो कुंभ है कहते वो 46 साल में एक बार आता है। तो आस्था और श्रद्धा के विषय में हिंदुस्तान में हम पूरी तरह उसको रोक नहीं सकते हैं। हाउएवर वहां पर योगी सरकार ने कुछ नियमावली लगाई थी जिसमें RT-PCR टेस्ट करना जरूरी था, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी था, वो नियमों के आधार पर परमिशन दी गई थी। अब नियम पाले नहीं जा रहे, इसलिए मोदी जी ने भी उसको आह्वान किया है। मुझे लगता है कि इसमें जरूर रुकावट आएगी। विश्वास जी, जहां तक बात की जाए, आपने दो बातें कही हैं, भव्यता, दिव्यता, परंपरा या मानवता। पहला सवाल ये कुंभ को लेकर, और दूसरा सवाल पश्चिम बंगाल से। अगर CPI ये कह सकती है कि हम कोई भी रैली नहीं करेंगे, तो आप लोगों को ये कहने में क्या दिक्कत है? आप लोगों की तकनीकी व्यवस्था तो इतनी ज्यादा सुदृढ़ है कि आप लोग तो वर्चुअल रैली के जरिए सारी बातें कर सकते हैं। विश्वास जी, नहीं, देखिए, जैसा CPI का ये जो स्टैंड है, ये प्रैक्टिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व है नहीं। लेकिन जिनका अस्तित्व है वो भी अगर आगे आ जाए तो हो सकता है हम भी उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। और जहां तक कुंभ का सवाल है, मैंने आपको कहा कि ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के विषय में कोई भी सरकार पूरी तरह उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन योगी जी ने कुछ नियमावली लगाई है, नियम के अनुसार वहां पे शाही स्नान हो सकता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो भी अपील की है उसके बाद में काफी परिवर्तन हो जाएगा। जी, हमारे साथ विश्वास जी आप बने रहिए। किशोर तिवारी जी की उंगली उठ रही थी। सियासत में उंगलियां जरूर उठेंगी, लेकिन इसका भुगतान केवल आम आदमी को भुगतना पड़ता है। किशोर जी, आप ये निश्चित कहेंगे कि विश्वास पाठक जो कह रहे हैं ये सरासर गलत है, ये कहने की बातें हैं, करने के लिहाज से कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपकी सरकार है। पंढरपुर में भी बाय इलेक्शन को लेकर पंढरपुर में लॉकडाउन नहीं है किशोर जी, और आपकी महापौर कह देती हैं कि जो हरिद्वार से लौटेगा वो प्रसाद के रूप में कोरोना लेकर आएगा। देखिए, मैं राजनीति के विषय पे बोलूंगा नहीं। इलेक्शन में प्रचार रैलियां इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ये तो फाइनल बात है। अभी मैं बता रहा हूं जिस तरीके से कोरोना फैला है, तो महाराष्ट्र के अंदर मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं कि कोई भी अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, अभी वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो पूरा ठप हो चुका है। तो प्रैक्टिकली हम कितने भी दावे करें कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन मरती हुई लाशें देखकर ऐसा लगता है कि टीका का उत्सव करने निकले थे और मरणोत्सव करके बैठे। तो देखिए, विश्वास अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं तो सख्ती से बोलूंगा कि लोगों की आस्था रहे, लेकिन शक्तियां बहुत आनी चाहिए। कैसा है, वर्धा के अंदर जो शाही स्नान करके आए वो लोग पॉजिटिव अब बम्बई में मिलेंगे, लेकिन किशोरी पेडनेकर ने जो कुछ भी बोला वो उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है कि आस्था रखते हुए लोग जाएंगे तो आएंगे, तो उनका RT-PCR होना चाहिए, क्योंकि अब तो रोकना भी मुश्किल है। जो लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे वो भी पॉजिटिव जा रहे, और भारत के आंकड़े आप देखते तो 2,33,000 कितने लोग हैं, और अब ये 2,33,000 आ जा रहे हैं ना मनीष। 8-10 दिन के बाद ने जो मरने का आंकड़ा जो 1400 हुआ था वो 2000 के करीब जाएगा। अभी कैसा है कि ये महामारी है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब मैंने मेरे चाचा खो दिए, मैंने मेरी बहन के जेठ चले गए, हमारे परिवार की 4 मौत हो गई। अब कैसा करें? अभी क्या है कि शुरुआत में तो हमने भी बोला मास्क क्या करना, लगाना है क्या नहीं लगाना है, लेकिन ऐसा होता कि अचानक ही लोग पीड़ित हो जा रहे। अभी नागपुर में तो एक बहुत किशोर जी, आपने अपने रिश्तेदारों को खोया है, उसको लेकर संवेदनाएं हैं, लेकिन जो संवेदना नेताओं के बीच और सियासी दलों के बीच होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती, और यही आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। किशोर जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि ये पहला दौर है और बाकी मेहमानों के पास जाना है। संजय चक्रवर्ती जी, संजय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है, आपके राज्य में अगर CPI ये कोशिश कर सकती है कि हम रैली नहीं करेंगे, आपको जनता की इतनी फिक्र है, मां माटी मानुष की बात है, ऐसी सूरत में आप जनता को क्यों धकेल रहे हैं मौत के मुंह में? जी हाँ, एक कहावत चल रही है, एक मैसेज है बड़ा वायरल चल रहा है कि भाई हरिद्वार से लौटे लोगों से दूरी बनाकर रखना। अगर ये नहीं बनाए, अगर आपने ये नहीं बनाई
तो ये समझ लीजिए कि आप ही लोटे में हरिद्वार चले जाएंगे। ये वायरल चल रहा है मैसेज। संजय चक्रवर्ती जी, यही रैलियों के लिए भी कहा जा रहा है। सर्वदलीय बैठक हुआ था, उसमें केवल और केवल एक ही नेता थी, ममता दीदी, जिन्होंने एक सुझाव दिया था कि चुनाव के बाकी जो 3 फेजेस हैं, एक फेज में करा दिया जाए। ठीक है, एक फेज में यानी कि 26 अप्रैल, और एक टाइम भी बताया था कि 26 अप्रैल को उसको कन्वर्ट करा करके एक दिन में करा दिया जाए। लेकिन किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया, किसी ने इसका बात को बताया नहीं, चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। अगर चुनाव आयोग को छोड़ दिया तो सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत क्या थी? अगर आप सुझाव नहीं दे रहे तो उस बैठक का मायने क्या था? तो आप फिर बोलते हो कि ममता दीदी आपकी बैठक में नहीं आती। जब आप बैठक करते हो, बैठक में कोई आप किसी तरीके के सुझाव देते नहीं हो, तो ऐसे बैठक से फायदा क्या? सबसे बड़ी चीज, ये बैठक क्यों, ये सुझाव माना क्यों नहीं गया, या ये सुझाव पे भाजपा ने अमल क्यों नहीं किया? इसका सिंपल है, जो करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपए खर्चा करके जो रैलियां किया जा रहा है, बाहर से बुलाया जा रहा है, लगातार जो है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपके नड्डा जी और दुनिया जाके इनके छोटे बड़े सारे नेता करे, 150-200 नेता जो है रोज संजय चक्रवर्ती जी, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रेक लेने की भी मजबूरी होगी। ब्रेक के बाद आऊंगा आप पे, इस पर भी चर्चा करूंगा। हमारे साथ अनुज अत्रे हैं। अनुज अत्रे जी, क्या पूरे प्रोटोकॉल, सारी शक्तियां आम आदमी के लिए? राहुल जी कहते हैं श्मशान कब्रिस्तान जो कहा था वो बना दिया। ये सारी बातें, इस तरह के बयान क्या इस वक्त शोभा देते हैं? नहीं, देखिए, राहुल जी की तो हर बयान को जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के मंत्रियों ने हमेशा शोभनीय कहा है। जब राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसको इन्होंने ट्रोल किया है। मैं अगर पिछले साल के जब कोरोना हमारे देश में शुरुआत हो रही थी, मैं उस समय की याद दिलाऊं तो फरवरी 2020 में भी राहुल गांधी ने देश की सरकार को आगाह किया था कि देश में कोरोना की सुनामी आने वाली है। तो देश के बड़े मंत्रियों ने कहा कि राहुल गांधी को इसकी समझ नहीं है, हमारे देश में कोरोना को कोई खतरा नहीं है, नमस्ते ट्रंप। और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रही। लेकिन उसके बाद क्या हालात हुई? इसी तरह से राहुल गांधी ने कहा था, जब ये वैक्सीनेशन की एक्सपोर्ट करके जो है ये फॉरेन डिप्लोमेसी में हमारी प्रधानमंत्री जी लगे हुए थे, क्या आप मत एक्सपोर्ट कीजिए, देश में आवश्यकता है। नहीं माने, एक्सपोर्ट करते रहे। हालात ये हो गया कि आज वैक्सीनेशन की देश में हर राज्य में शॉर्टेज है। वही राहुल गांधी ने इनको सलाह दी थी कि सीबीएसई के एग्जाम सस्पेंड करके अंत में मानना पड़ा। वही राहुल गांधी ने इनसे कहा। अनुज अत्रे जी, आप लोगों को तो वैक्सीन पर ही विश्वास नहीं था। आप लोग तो वैक्सीन को लेकर ही कहते थे कि शीशी में पानी भर के दे रहे हैं। आज उसी वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा है। अनुज जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी, चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 बजे के बाद रैलियां नहीं होंगी। क्या कोरोना शाम 7 बजे के बाद आता है क्या? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त संवेदनशील होने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूरंदेशी की इस वक्त, क्योंकि देखिए पिछले साल जब 20,000 30,000 मामले आते थे मनीष जी, सबकी सांस सूख जाती थी और हमें लगता था कि बस अब ऐसा ना हो कि कोरोना और ज़्यादा बढ़ जाए। इस साल आप देखिए कि 2 लाख से ज़्यादा मामले हो चुके हैं और किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम इमरजेंसी मोड में जा रहे हैं या हम इस समय की संजीदगी को समझ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम लाखों लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, आप ही बताइए क्या यह संभव है कि वहां पर प्रोटोकॉल्स का पालन हो सके? क्या हम ये बात नहीं समझ रहे हैं कि हम इतने ज्यादा संसाधन जो लगा रहे हैं इतने लोगों को मैनेज करने में, अगर वही संसाधन हमने उन लोगों को दिए होते जिनको आज वास्तविकता में इसकी जरूरत है। हम वहां पर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने और लोग ऐसे हैं जिनको टेस्ट की जरूरत है, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वहां पर टेस्ट अवेलेबल नहीं है। और एक बात और बताइए कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जी डॉक्टर स्वाति, जो आप कह रही हैं काश कि ऐसा होता। मेरी मजबूरी है एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर आने के बाद फिर एक बार इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक, हमारे साथ टीएमसी नेता प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती, शिवसेना नेता प्रवक्ता किशोर तिवारी जी, अनुज अत्रे जी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। मेरा सबसे पहला सवाल विश्वास जी आपसे, क्या आपको चुनाव आयोग की इच्छा शक्ति कम दिखाई देती है कि इस तरह की रैलियों और जो बच्चे 4 दौर के
मतदान के चरण बाकी थे उसको एक साथ करा लेते, ऐसा टीएमसी भी कह रही थी। और इसके साथ साथ आपको लगता है ये चुनावी रैली क्या कोरोना प्रूफ रैलियां हैं? देखिए, जहां तक टीएमसी का सवाल है उसका विश्वासर्हता का सवाल है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पंजाब बंगाल इंस्टॉलमेंट में इलेक्शन क्यों पड़े, क्योंकि हमारी सरकार, ममता दीदी, उनका जो रवैया है इसलिए 8 इंस्टॉलमेंट में इलेक्शन लेने पड़े। एक में ले सकते थे, ले, लेकिन कि जो लॉ एंड ऑर्डर का वहां पे विषय हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ने वो डिसीजन लिया। वो लेने के बाद में ममता जी अगर कहते इंस्टॉलमेंट के बाद में तीनों इलेक्शन की जो फेजेस थे ले लें, तो इलेक्शन कमीशन को सोच, इलेक्शन कमीशन को मालूम जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ती है वैसा वो नहीं कर सकते। और कोई भी इलेक्शन कमीशन ये कभी नहीं चाहेगा कि चुनाव ये एक से ज्यादा डेट्स पे है, वो एक ही दिन में निपटाने की कोशिश करेगा। इसलिए ममता दीदी जो कर रही है उसका जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर ही सवाल है। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर गौर करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा डिसीजन लिया तो भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करेगी। जी विश्वास पाठक जी, आपने बात विश्वसनीयता की। संजय चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता विश्वास पाठक का कहना है कि आप लोगों की विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को 8 चरण में ये चुनाव कराने पड़ रहे हैं। पूरे देश से विश्वास खो चुके हैं। ठीक है, अब इस समय इनकी हालत इस समय इतनी खराब है कि अभी लोकल लेवल का चुनाव तक नहीं जीत पा रहे हैं, अभी लाशों की राजनीति करने लग गए हैं। आज जब देश इस समय, अभी मैम बोल रही थी कि इमरजेंसी स्थिति में, मैं कह रहा हूँ वेंटिलेटर स्थिति में है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है। और हमारे जो है देश की सारी पूरी की पूरी सरकार इस समय वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने में लगी हुई है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी कि एक राजा को जो है एक बार आशीर्वाद मिला कि जिस चीज को छू लेगा वो सोने का बन जाएगा, और वो धीरे धीरे करते उसने अपने लड़के बच्चे सबको सोने का बना दिया। और उसके बाद सर पटक के रोने लगा कि अरे ये तो मैंने क्या किया, मेरे सारे बच्चे तो सोने के बन गए। आज वही हालत देश की हो रही है कि चुनाव जीतने के चक्कर में पूरा भारत वर्ष इस तरीके से जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है। हारने के लिए लड़ रहे हैं क्या? आप हारने के लिए लड़ रहे हैं? हम लोग हारने के लिए हारने के लिए कतई नहीं लड़ रहे, लेकिन आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर इमरजेंसी बैठक बुलाए, कोरोना को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। इस ठोस कदम कहीं नहीं उठा है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री हाई लेवल बैठक ले रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी, सोशल डिस्टेंसिंग करो, सैनिटाइजर लगाओ, संजय भाई बंगाल में जाते हैं तो वहां पे रैली करते हैं लाखों लोग। संजय भाई, आज रात फिर अपनी एक बैठक, एक हाई लेवल बैठक ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कई बड़े अफसरों के साथ और कई राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ। आज रात की बैठक भी काफी अहम बैठक है और प्रधानमंत्री लगातार इस तरह की बैठकें ले रहे हैं। ऐसी कथनी करने से फायदा क्या कि आप हाई लेवल की बैठक कर रहे हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर के आप लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी हाई लेवल की बैठक की जरूरत क्या है? आपने खुद देखा होगा अमित शाह जी, आज तक उनको आपने मास्क पहने देखा है? आपने आज तक उनको मास्क पहने हुए नहीं देखा। रोड शो कर रहे हैं। अगर हम अभी रोड में निकल जाए बिना मास्क के तो अभी 1000 रुपए का जुर्माना हमारे ऊपर हो जाएगा। आप पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन ये भाजपा के सारे जितने मंत्री हैं सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई चुनाव आयोग ना कोई एक्शन ले रहा है, ना कोई कानून की तरफ उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। एक तरफा टोटल कार्रवाई चल रही है। अगर आज कुंभ के मेले को इनको स्थगित करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। जब आपके हाथ में आप पूरे देश को लॉकडाउन लगा सकते हैं तो आप कुंभ को क्यों नहीं रोकते? आप रोकना तो ये दीदी क्यों नहीं की? ये आदर्श आप कर देते, ये आदर्श आप पेश कर देते संजय चक्रवर्ती जी, दीदी पेश कर देती कि मैं अपने लोगों के बीच नहीं जाऊंगी, मैं वर्चुअल रैली करूंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास जब 200-300 जो है लीडर आकर के वहां पे भीड़ जमा इकट्ठा करे तो हम लोग की एक मजबूरी बन जाती है कि हम लोग को भी वो रैली करनी पड़ रही है। आदर्श एग्जाम्पल तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी स्टेप उठाते कि मैं वर्चुअल रैली करूंगा, तो वर्चुअल रैली अगर वो करते तो हम लोग के ऊपर भी स्पेशल होता, दबाव रहता है कि हम लोग भी वर्चुअल रैली मरता क्या नहीं करता, हम लोगों से मजबूरी है। दीदी ने तो एक एग्जाम्पल दे ही दिया ना, उन्होंने कहा कि आप एक चरण में सियासत के लिए, आपकी सियासत के लिए मरता क्या ना करता, आम इंसान मरता रहे। जी आप सियासत वाले पहले तो आंखें छीनते हैं और बाद में चश्मा पहनाते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, ये आप इसके लिए सबसे पहले आप इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बोलिएगा। पूरे देश की इस समय हालत नाजुक है, चिंताजनक हालत है इस समय। आज कोरोना का जो ये वेव आया है ये बेहद खतरनाक है। चिंता आप लोगों को लगी है कि आखिर 2 मई को क्या नतीजा आएगा?
चिंता आपको आम आदमी की नहीं है, चिंता इस बात की है चक्रवर्ती जी कि 2 मई को नतीजे क्या आएंगे, किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ किशोर तिवारी जी, आप उंगली उठा रहे थे, लेकिन सियासत में एक दूसरे पर उंगलियां जरूर उठेंगी। कोरोना महामारी में जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए वो शून्य के रूप में दिखाई दे रही है। चुनाव ज्यादा जरूरी है। स्वाति जी ने ये गंभीर बात की। स्वाति जी 2 लाख आप बोल रही है 2,34,000 कल पेशेंट आए थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक 1% लोग ही बाधित हुए हैं, यानी 140 करोड़ में से 1,40,00,000 बाधित हुए हैं। अब तुम समझ लो ये 10 मिलियन जाएगा, और डेथ आ रही है ना स्वाति जी, वो डेथ का रेशो भी 10,000 पर डे हो जाएगा। तो हम अमेरिका जैसा 10% ऑफ द पॉपुलेशन आया वैसे ही आने वाले, ये लोग जागेंगे नहीं। आज देश में दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, और हमने 70 साल में जो आरोग्य सुविधाएं दी उसका दुष्परिणाम देखो, कुछ नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो मीटिंग ले रहे हैं तो उन्हें डेली प्रेस को भी संबोधित करना चाहिए। एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ आरोप कर रही है, कोई बोलते कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे रोके जा रहे हैं, कुछ कहते कि किशोर जी, हमको नहीं देना है, कानून बना है। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आपके मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि अब तो ये स्थिति आ गई, ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है, रेमडेसिविर, बेड और इन सारी बातों को दूर करें तो मैं प्रधानमंत्री जी को फोन करता हूं, तो अब प्रधानमंत्री जी फोन भी नहीं उठाते, ऐसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। आज हुआ ऐसा कि पंतप्रधान जी दौरे पे निकल गए थे, तो राजनीति तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन दोपहर में हर्षवर्धन जी ने अपडेट किया है और 1100 वेंटिलेटर दे रहे हैं और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का भी सप्लाई होगा। अभी हमारे यहाँ टीकाकरण के लिए टीके चाहिए करीबन हमको फिर से 80 लाख, और हमें अभी रेमडेसिविर का सप्लाई रिस्टोर करना चाहिए। जी जी किशोर जी, जब अपने लोग गुजर रहे तो राजनीति में उलझना बिल्कुल गलत है। जो लोग राजनीति में कर रहे हैं वो लोगों को लोग अच्छे नजर से नहीं देख रहे। जी किशोर जी, आज आपकी बात और आपके जवाबों को सोचकर सुनकर यह जरूर कहा जा सकता है कि आप पूरा ये चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनों को खोया है और अपनों को खोने के बाद जो दर्द महसूस होता है शायद सियासत वालों को ये बहुत देर से समझ आता है। हमारे साथ अनुज अत्रे जी हैं। अनुज जी, आखिर कांग्रेस को क्यों नहीं लगता कि अगर उन्हीं की एक सहयोगी जिसके साथ वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया हम रैली नहीं करेंगे, तो कांग्रेस भी सामने से आकर कह दे, केवल कोरी ये हमदर्दी दिखाना ट्विटर के जरिए, वर्चुअल के जरिए, वीडियोस के जरिए, छोटे छोटे मैसेजेस के जरिए, आखिर इसके क्या मायने? आसान है, कांग्रेस पार्टी से तो हर चीज की अपेक्षा की जाती है, लेकिन क्या ये नजीर पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार को नहीं आगे आना चाहिए? आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी से कहा जा रहा है कि आप अपनी तत्काल प्रभाव से अपनी रैली बंद कर दीजिए? कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा की जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया जाए? और जो वहां पे जंगल राज बंगाल में देखने को मिल रहा है, जो हिंसा की जो एक तांडव देखने को मिल रहा है, वहां पर जो लाशों की राजनीति वहां की जा रही है, वो खुलेआम इनको खेलने दिया जाए? ऐसा नहीं होने दिया जाए। कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदार लोकतंत्र में पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है जनता के प्रति कि हम लोग लोकतंत्र के इस दंगल में भाग ले। हम लोग पीछे पीठ दिखा के भागने वाले नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग अनुज जी आप कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी है। भाई अनुज अत्रे जी, आप कह रहे हैं जिम्मेदार पार्टी है, लेकिन इस समय देश की सियासत में आप अनुज बने हुए हैं, इस बात की भी जानकारी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है जानकारी। देखिए, देश की सियासत में अगर आप सीटों की दृष्टि से देखें, सरकारों की दृष्टि से देखें, तो निश्चित तौर पे वर्तमान में अनुज है, इसमें क्या बात है? यही तो हमारे देश की लोकतंत्र की खूबी है, यही तो हमारी जनता की खूबी है कि किसी को भी अर्श पर और किसी को भी फर्श पर बैठा दे। लेकिन ये चक्र है मनीष जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि ये चक्र है, घूमता जरूर है, ये रुकता नहीं है, ये थमेगा नहीं। एक को बिठाता है, दूसरे को हटाता है, ये चक्र है। और दीनानाथ सियासत में अगर कोई है तो 5 साल बाद जिसके दरवाजे आप जाते हैं उसका नाम है मतदाता। अनुज जी आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर माहेश्वरी, इस समय जो वायरस, जो ये स्ट्रेन है, इसके जो लक्षण है, ये लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत जल्दी एक्ट करता है और इसके साथ साथ मोर्टेलिटी भी बहुत फास्ट हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। तो आखिर इससे कैसे बचा जाए?
हम ये चाहेंगे कि सियासत के बीच इस वक्त आप दर्शकों को, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये समझाएं और बताएं कि ये नया स्ट्रेन कातिल है, इसको आखिर कैसे इससे लड़ना है, इसकी जानकारी हम चाहेंगे कि आप बताएं। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात जो जानने की मनीष जी वो ये है कि अब जो भारत में स्ट्रेन्स हैं उनमें काफ़ी उनकी संरचना में बदलाव हो चुका है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। और अब हम बच्चों को और जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा संक्रमण देख रहे हैं, और ये पहली वेव से बहुत बड़ा फर्क है जो हमने इस बार देखा है। साथ ही में ये वायरस ने इस तरह से अपनी संरचना को बदला है कि ये हमारे जो बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी बाईपास करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से लोगों में हम ज्यादा निमोनिया होता देख रहे हैं और हम लोगों में जल्दी डिटोरिएशन भी होते देख रहे हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो हमें सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं अब जिनको पहले कोरोना हो चुका था उनको भी अब दोबारा कोरोना हो रहा है। तो कई सारे लोगों ने जो मन में ये धारणा बना ली थी कि हमें कोरोना हो चुका है और अब हमें कोरोना नहीं होगा, या हमने वैक्सीन लगवा ली तो अब कोरोना नहीं होगा, ये सभी बातें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन भी आपको जो है सुरक्षा देती है सिवियर डिजीज से, तीव्रता से, लेकिन फिर भी वैक्सीन के बाद भी संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए सभी लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और जहां जहां भी भीड़ जमा हो रही है वहां हमें जाने से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से अभी आपने लक्षण के लिए भी पूछा, देखिए पहले हम ज्यादातर ये बोलते थे कि अगर तेज बुखार है या किसी की बहुत खांसी हो रही है या सांस उखड़ रही है तो ये कोरोना के ज्यादा लक्षण है। लेकिन अब आप देखिए कि हम बहुत सारे ऐसे मामले देख रहे हैं जहां लोगों को पेट से संबंधी परेशानी है। अगर किसी को बहुत उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, पेट में दर्द है, या किसी की आंखें लाल हो रही हैं, या आपके अगर हाथ पैर सूज रहे हैं वो नीले पड़ रहे हैं, या किसी को बहुत ज्यादा सरदर्द है या थकान महसूस हो रही है, या किसी को बेहोशी जैसा लग रहा है, तो ये सब भी कोरोना के लक्षण है और सभी को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होगी। जैसे मनीष जी अभी यहाँ पर मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रही थी, मैं एक बात एक आम आदमी के व्यक्ति की तरफ से जरूर कहना चाहूंगी यहाँ सभी लोगों को कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज हम सब अलग अलग सुर अलाप रहे हैं, अगर हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़े, अगर एक दूसरे की तरफ हम उंगली उठाने की बजाय ये देखें कि हम कैसे मृत्यु दर को भारत में कम करेंगे, आज सबसे जरूरी है। देखिए महामारी आई है, लोग संक्रमित होंगे, लेकिन अगर हम मृत्यु दर को कम कर लें तो हम जल्द से जल्द कम पीड़ा के साथ इस महामारी से बाहर निकलेंगे। और वो तभी संभव है जब हमारे अस्पताल के संसाधन अच्छे हों, जब लोग सपोर्ट करें। जी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपकी इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मेहमान के रूप में विश्वास पाठक जी आप आए, संजय चक्रवर्ती जी, किशोर तिवारी जी और अनुज अत्रे जी, आप सबने अपना समय निकाला, कीमती समय, और आकर देश के सवाल में आपने चर्चा की। आप सभी का धन्यवाद। जी हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, जब ये दूसरी लहर आई तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ये प्रदेश के सीएमओ का जिम्मा होगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर संभालेंगे। पीएम ने सीएम से कहा, सीएम ने अपने डीएम से कहा, डीएम ने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आम आदमी से कहा कि अपना ध्यान खुद रखो क्योंकि सिस्टम दम तोड़ रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।